हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के अपनी लास्ट वीडियो में हमने कुछ आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने ई बुक्स से आप क्या समझते हैं यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं कंप्यूटर के पेपर में उन सभी को हम देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हम करा चुके थे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बारी है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ऑनलाइन परीक्षाओं के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है 2018 में। ठीक है, तो देखते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा क्या होती है, क्या उद्देश्य होते हैं। तो पहला उद्देश्य ये रहता है कि इसके माध्यम से छात्रों को वर्तमान समय की तकनीकी एवं कंप्यूटर का ज्ञान होता है, क्योंकि ऑनलाइन जो पेपर होते हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर के माध्यम से ही कराए जाएँगे, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से ही कराए जाएँगे। तो इसके माध्यम से क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें वर्तमान समय की जो टेक्निक है, ठीक है, जो टेक्निक्स चल रही हैं प्रेज़ेंट टाइम में, उसका ज्ञान होता है और कंप्यूटर का ज्ञान होता है। दूसरा है कि प्रश्न पत्र आउट होने की समस्या बहुत कम हो जाती है। ठीक है, पहले क्या होता था कि कहीं भी गाड़ी गई, स्कूल वाले ही आधे पेपर आउट करा देते। लेकिन अब क्या है, हो सकता है कि आउट हो जाएँ, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में आउट नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत कम चांस रहते हैं आउट होने के। तीसरा है कि धन व समय की बचत होती है। धन व समय की बचत क्या, कि पहले गाड़ियाँ जाती थी, जहाँ-जहाँ सेंटर बनाए जाते हैं, वहाँ पे स्कूल्स में गाड़ियाँ जाती हैं, फिर पैकिंग-वैकिंग बहुत सारा खर्चा होता था। लेकिन अब क्या है कि धन व समय दोनों की ही बचत हो जाती है। फिर है कि इसके मूल्यांकन की प्रक्रिया सरल एवं पारदर्शी होती है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन ही चेकिंग भी होती है, तो ऑनलाइन जब चेक होता है तो इतना टाइम भी नहीं लगता। ठीक है, और काफ़ी आसान सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, मिस्टेक होने की जो वो रहती है, वो भी बहुत कम चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसके मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, वो सरल एवं पारदर्शी होती है। फिर है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट से अच्छा अभ्यास हो जाता है, तो मुख्य परीक्षाओं में कठिनाई नहीं होती। अब होता क्या है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट चलते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग मॉक टेस्ट कराने लगे हैं, काफ़ी एजेंसियाँ हैं जो मॉक टेस्ट कराती हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस हो जाती है उससे अच्छी खासी, और जब उससे प्रैक्टिस हो जाती है तो जो आपकी जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती, ठीक है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये सारे ऑनलाइन परीक्षाओं के उद्देश्य हैं। अब एमएस वर्ड क्या है? इसके कार्य क्या कर सकते हैं? मतलब इसमें क्या कार्य कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो एमएस वर्ड का नाम आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, किसी भी विद्यालय, कार्यालय का कार्य अपने प्रतिष्ठान या कंपनी में होने वाले कार्यों की व्यवस्था करना तथा उनकी प्रगति पर नज़र रखना होता है। इसके लिए उसे कार्यालय में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संकलन, वर्गीकरण, रख-रखाव किया जाता है तथा इनके आधार पर वर्तमान तथा भविष्य में निर्णय लिए जाते हैं तथा प्लानिंग की जाती है। देखिए, एमएस वर्ड होता क्या है? एक तरीके से एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, टाइपिंग वगैरह करते हैं। ठीक है? कई चीज़ों की प्लानिंग वगैरह की जाती है। जैसे कि क्या, कि कई विद्यालय होते हैं या ऑफ़िस वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कि जितने भी कार्य वगैरह कंपनी वगैरह में होते हैं, ठीक है? और उनकी जो प्रोसेस होती है, जो प्रगति होती है, उस पर नज़र रखने के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर वो सेव करते हैं इसे, ठीक है? टाइपिंग वगैरह सेव करना, ये सारा कार्य इसमें होता है एमएस वर्ड में। ठीक है? तो इसमें लिखा है कि इसके लिए उसके कार्यालय इसके लिए उसे कार्यालय में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संकलन, ठीक है, कई सारी सूचनाओं का इसमें संकलन किया जाता है एमएस वर्ड में, ठीक है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, रख-रखाव किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट नाम से हम फाइल्स को सेव कर सकते हैं और वर्तमान इसके आधार पर हम क्या करते हैं, वर्तमान और भविष्य में हम डिसीज़न लेते हैं, ठीक है, ये जो सूचनाएँ होती हैं, इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, प्रेज़ेंट टाइम में या फ्यूचर में कभी भी डिसीज़न लिए जाते हैं और प्लानिंग की जाती है। तो ये एमएस वर्ड के कार्य हो गए। अब प्रमुख कार्य देख लेते हैं, ठीक है, ये तो सारा ये है कि एमएस वर्ड का हम यूज़ करते क्यों हैं, ठीक है, कार्य देख लेते हैं। तो पहला कार्य है कि पत्र तैयार करने में, कि मान लीजिए कि आपको अपने ऑफ़िस में किसी को पत्र भेजना है, ठीक है? तो इसके माध्यम से हम पत्र टाइप वगैरह करते हैं, ठीक है? दूसरा है कि सूचना को वर्ड में तैयार करके प्रिंट निकाल कर नोटिस बोर्ड में लगाने पर। जो नोटिस बोर्ड आपने देखा होगा अपने स्कूल्स में या अपने ऑफ़िस वग़ैरह में, तो वहाँ पर जो सूचना तैयार की जाती है, वो एमएस वर्ड में ही तैयार की जाती है, यहीं पे टाइप वग़ैरह की जाती है, यहीं से प्रिंट निकाला जाता है। तीसरा कि कर्मचारी का रिकॉर्ड रखने में, कोई भी कर्मचारी, कोई भी वर्कर आपके यहाँ कार्य कर रहा है, तो इसका रिकॉर्ड रखने में भी हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड की सहायता लेते हैं। फिर है कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस को एनालाइज़ करने में भी हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड की सहायता लेते हैं। फिर है कि डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने में, क्रिएट करने में, एडिट करने में, शेयर करने में और प्रिंट आदि करने का जो कार्य होता है, वो भी हम किसमें करते हैं, एमएस वर्ड में करते हैं। तो ये सारे कार्य हैं एमएस वर्ड के, याद कर लेना, ठीक है? जिसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है? किसका भाग होता है, तो एमएस ऑफिस का ये भाग होता है। इसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम स्कूल के उससे देखें, तो हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस होती है उसे एनालाइज़ करने में इसकी हेल्प लेते हैं। अगर हम ऑफ़िस के उससे देखें, तो हम कर्मचारी का रिकॉर्ड रखने में इसकी हेल्प लेते हैं, ठीक है? और सूचना को वर्ड में तैयार करके प्रिंट निकाल कर हम नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं या लेटर वगैरह किसी को भेजना होता है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है? और आजकल जो कार्ड वगैरह हम बनाते हैं, शादी के कार्ड है या और कुछ है, एडिटिंग का जितना भी कार्य होता है, वो किसमें होता है? तो एमएस वर्ड में ही होता है। तो ये सारे कार्य हो जाएँगे एमएस वर्ड के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में क्या करते हैं? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि पावर पॉइंट से आप क्या समझते हैं?
तो देखिए एमएस पावर पॉइंट जो है, वो एक प्रेज़ेंटेशन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रेज़ेंटेशन तैयार करते हैं। जैसा कि आपने शादी की काफ़ी सारी वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी, तो आप देख रहे होंगे कि कहीं इधर से उड़ते उधर जा रहा है, उधर से उड़ के इधर आ रहा है, ठीक है? कभी माला इधर से उधर पहुँच रही है, उधर से इधर पहुँच रही है, तो ये जी प्रेज़ेंटेशन कहलाता है, ठीक है? तो एमएस पावर पॉइंट की हेल्प ली जाती है इसमें। तो एमएस पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेज़ेंटेशन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल की ही तरह एमएस ऑफ़िस का पार्ट है। ठीक है, तो एमएस पावर पॉइंट भी किसका पार्ट है? तो एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की तरह ही एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। इसे एमएस पावर पॉइंट या पीपीटी भी कहते हैं। ठीक है, अगर एमएस पावर पॉइंट आपको देखने को ना मिले तो वहाँ पे पीपीटी भी लिखा होगा। ठीक है, तो इसे हम इस नाम से जानते हैं, तो एमएस पावर पॉइंट या पीपीटी के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग पर्सनल या प्रोफेशनल रूप से प्रेज़ेंटेशन बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम किसमें करते हैं? तो इसका जो उपयोग है, वो हम पर्सनल भी कर सकते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए या जो प्रोफ़ेशनल रूप से हम किसी प्रेज़ेंटेशन को बनाने में एमएस पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके हम कार्य देख लेते हैं। इसकी सहायता से प्रेज़ेंटेशन की बेहतर तैयारी की जा सकती है। अगर कोई भी चीज़ आप प्रोजेक्ट है, प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, ठीक है, इफ़ेक्टिव रूप से दिखाना चाहते हैं कि आपने क्या कार्य किया है, तो आप इसकी हेल्प लेते हैं पावर पॉइंट की। मुख्य बिंदुओं को विज़ुअली शो किया जा सकता है, ठीक है? अगर मान लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में दिखा सकते हैं कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है? विज़ुअली शो कर सकते हैं। तीसरा कि प्रेज़ेंटेशन फ़ाइल की सिक्योरिटी व पासवर्ड की सुविधा रहती है इसमें, ठीक है? मान लीजिए कोई फ़ाइल है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप नहीं चाहते किसी और के हाथ में लग जाए, ठीक है? तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से क्या है कि इसमें पासवर्ड की सुविधा भी मिलती है कि आप उसे पासवर्ड से लॉक कर सकते हैं, कोई और ना देख पाए। 4th पॉइंट है कि एनिमेशन की सहायता से प्रेज़ेंटेशन को सुंदर व आकर्षक बनाने की सुविधा रहती है। ठीक है, आप एनिमेशन की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? और प्रेज़ेंटेशन को क्या कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं और आकर्षक बना सकते हैं। फिर है कि इसमें आसानी से इमेज व ग्राफ शो किया जा सकता है, कि जो इमेज वगैरह आप लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल रील्स वगैरह में या शॉर्ट वीडियोज़ में क्या करते हैं, कहीं से भी उड़ती हुई फ़ोटो आती है, हम लगा देते हैं, फिर कुछ बोल देते हैं। तो ये चीज़ें भी इसमें की जा सकती हैं कि हम इमेज या ग्राफ शो वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? ग्राफ वगैरह शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे कार्य होते हैं एमएस पावर पॉइंट के, आप इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है? सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल क्या है? देखिए एमएस ऑफ़िस से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं सारी पूछी जा चुकी हैं, एमएस पावर पॉइंट पूछा जा चुका है, एमएस वर्ड पूछा जा चुका है, तो एमएस एक्सेल भी पूछा जा सकता है क्योंकि आज के टाइम में अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी की है, तो एमएस एक्सेल की है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। यह एक ऐसा लोकप्रिय स्प्रेडशीट सिस्टम है जो कॉलम और पंक्तियों में किसी भी डेटा को व्यवस्थित करता है और जिसमें विभिन्न फ़ॉर्मूलों के माध्यम से डेटा डाला और सेट किया जा सकता है। ठीक है, तो एमएस एक्सेल आप जानते हो कि किसी भी जॉब में आज के टाइम पे एमएस एक्सेल बहुत माँगा जाता है। ठीक है, कि आपको एमएस एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें होता क्या है कि स्प्रेडशीट सिस्टम होता है। इसमें क्या है कि रो और कॉलम्स होती हैं। बहुत सारी रो आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी कॉलम्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या है किसी भी हम डेटा को क्या करते हैं व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, जैसे कर्मचारियों को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक साइड कर्मचारियों के नाम लिख दिए, उनकी सैलरी कितनी, उनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी, ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं या किसी मान लीजिए विद्यालय में रिज़ल्ट बना रहे हैं, तो रिज़ल्ट अगर आप बना रहे हैं तो क्या है बच्चों के नाम लिखेंगे, मार्क्स लिखेंगे, ठीक है? उनका टोटल करेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे, तो ये सारी हेल्प किसमें ली जाती है? तो एमएस एक्सेल की हेल्प ली जाती है इसमें, कि उसमें क्या है कि एक सीधा हमने पूरी रो सिलेक्ट कर ली और उनको ऐड कर लिया, तो पता चल गया कि कितना ऐड होके हुआ है, ठीक है? या मल्टीप्लाई करना हो या इनटू करना हो, तो इन सभी में हम एक्सेल की हेल्प लेते हैं, ठीक है? एमएस एक्सेल की। इनके इसके कार्य क्या हैं एमएस एक्सेल के? तो पहला है ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं कि एमएस ऑफ़िस का ही एक पार्ट है ये, ठीक है? एमएस एक्सेल क्या है? तो एमएस ऑफ़िस का ही एक पार्ट है। कार्य क्या है? तो इसका प्रयोग न्यूमेरिकल डाटा को बैलेंस करने, रिपोर्ट बनाने और फ़ॉर्मूला बनाने आदि में होता है। ठीक है? एमएस एक्सेल का प्रयोग हम किसमें करते हैं? जितना भी न्यूमेरिकल डाटा होता है, उन सभी को बैलेंस करने में हम किसकी हेल्प लेते हैं? तो एमएस एक्सेल की लेते हैं। अगर कोई हमें रिपोर्ट बनानी होती है तो भी हम एमएस एक्सेल की हेल्प लेते हैं या कोई फ़ॉर्मूला बनाना होता है तो भी हम एमएस एक्सेल की हेल्प लेते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है कि एक्सेल की सहायता से हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो डेटा होता है हमारा, हम उसे मैनेज कर सकते हैं। तीसरा है कि सुंदर ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ वगैरह की हेल्प ले सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है? कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इतने सारे कार्य हैं एमएस एक्सेल के, तो आजकल आप देखते हैं किसी भी फ़ील्ड में आप चले जाएँ एमएस एक्सेल की बहुत ज़रूरत रहती है, ठीक है? किसी भी कंपनी का डेटा वगैरह तैयार करना हो, शेयर मार्केट से संबंधित नॉलेज हो, कुछ भी चीज़ हो, हम किसकी हेल्प लेते हैं? एमएस एक्सेल की। और इसका जो फ़ाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट एक्सएलएस, ठीक है? ये भी पूछ लिया जाता है कभी-कभी एक-एक नंबर में, अगर आप ट्रिपल सी वगैरह पास किए हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा इस चीज़, ठीक है? कि हर जितना भी वो रहता है, सभी का एक ना एक फ़ाइल एक्सटेंशन होता है, जैसे एमएस वर्ड का होता है, ठीक है? एमएस पावर पॉइंट का होगा, एमएस एक्सेल का होगा। तो एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन है, फ़ाइल एक्सटेंशन वो होता है डॉट एक्सएलएस, मतलब कि अगर कोई भी फ़ाइल आप सेव करेंगे इसमें, तो उसके सेव करने के बाद आपको डॉट एक्सएलएस लिखा हुआ मिलेगा,
जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो फ़ाइल आपने ठीक है। सेव की है वो एमएस एक्सेल की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? ठीक है, हमने पावर पॉइंट पढ़ लिया, एमएस वर्ड पढ़ लिए, एक्सेल पढ़ लिया। अब है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को माइक्रोसॉफ्ट सूट का एक अंग माना जाता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अंग माना जाता है। बाजार में इसे पृथक रूप से बेचा जाता है। इसका प्रयोग डाटा के प्रस्तुतिकरण एवं संग्रहण में किया जाता है। ठीक है, तो एमएस एक्सेस का हम प्रयोग किसमें करते हैं? कोई भी डेटा आपके पास है, तो आपको अगर किसी के सामने प्रेज़ेंट करना है या स्टोर करना है, तो इसमें हम एमएस एक्सेस की हेल्प लेते हैं। इसके विभिन्न वर्ज़न बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे वर्ज़न 2007, 2010, 2013, ठीक है? काफ़ी सारे वर्ज़न इसके जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं। यह डीबीएमएस है और डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी डेटा होता है उसे मैनेज करने का कार्य होता है इसका, ठीक है? तो यह डीबीएमएस है, इसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। इसका जो पहला वर्ज़न था वो 1985 में आया था, ठीक है? इसका पहला वर्ज़न कब आया? तो 1985 में मैक ओएस के लिए जारी किया गया था। इसका प्रयोग गणना के लिए किया गया था उस समय, ठीक है? इसका जो पहला वर्ज़न था सबसे पहले कब आया? तो मैक ओएस के लिए इसे जारी किया गया था 1985 में, जिसका उपयोग गणना के लिए किया गया था, ठीक है? जो गणना वगैरह की जाती थी उससे संबंधित जितनी भी जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन थी उसे स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? एक डीबीएमएस है, ठीक है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ये किसका भाग है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस का ही एक भाग है, ठीक है? और बाज़ार में इसे पृथक रूप से बेचा जाता है और किसका प्रयोग क्या किया जाता है? तो डेटा के प्रस्तुतिकरण एवं संग्रहण में इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है? इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल से आप क्या समझते हैं? ईमेल आप सभी ने सुना होगा, कई बार किया भी होगा, ठीक है? एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि ईमेल कैसे करा जाता है, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और ईमेल कैसे हम करते हैं? तो आप सभी को आता होगा कि ईमेल कैसे करते हैं। अगर नहीं करना आता तो एक बार चेक कर लेना अपने मोबाइल में, ठीक है? कि अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है तो आप कैसे भेजेंगे? क्योंकि अगर आप भेजना जानते हैं तभी आप लिख भी सकते हैं, ठीक है? तो ईमेल से आप क्या समझते हैं? 2016 में पूछा गया है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा किसी नेटवर्क यानी कि इंटरनेट के ज़रिए संदेश भेजने, प्राप्त करने का साधन है। ठीक है, ईमेल क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा किसी नेटवर्क के ज़रिए संदेश भेजने का एक साधन है या संदेश प्राप्त करने का एक साधन है। ठीक है, तो ईमेल आपको क्लियर हो गया होगा कि ईमेल किसे कहते हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी नेटवर्क के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए किसी को संदेश भेजते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। ईमेल की फुल फॉर्म अगर हम देखें, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब आप मेल भेजते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। कार्यालयों, अदालतों, स्कूलों, कॉलेजों आदि जगहों पर ईमेल को सूचना भेजने और प्राप्त करने का आधिकारिक तरीका बना लिया गया है। ठीक है, पहले लेटर वगैरह आया करते थे लेकिन अब क्या होता है कि ईमेल्स के ज़रिए ही सारा कार्य होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो स्कूल हैं, अदालत हैं, कार्यालय हैं, इन जगहों पर क्या है कि ईमेल को सूचना प्राप्त करने और भेजने का आधिकारिक तरीका बना लिया गया है कि इसी के ज़रिए आप सूचना को भेजेंगे। रेडिफ मेल, जीमेल तथा याहू आदि अनेक माध्यम से इसके द्वारा ईमेल पता बना करके सरलता से पत्र व्यवहार किया जा सकता है। तो ईमेल एड्रेस आप जानते हैं कि अगर आपको किसी को भी ईमेल भेजना है तो ईमेल एड्रेस होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? ईमेल एड्रेस को हिंदी में कहते हैं ईमेल पता। ठीक है? तो रेडिफ मेल जो है वो एक साइट है जिसके ज़रिए हम ईमेल भेजते हैं या जीमेल है, याहू है। इनके ज़रिए हम क्या करते हैं ये माध्यम है जिनके ज़रिए हम ईमेल भेजते हैं। तो इनके लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए? तो ईमेल पता होना चाहिए, ठीक है? ईमेल एड्रेस होना चाहिए। इसे बनाकर हम सरलता से क्या कर सकते हैं? ईमेल को भेज सकते हैं या पत्र व्यवहार किया जा सकता है। इसके माध्यम से बड़ी-बड़ी फ़ाइलों, चित्रों एवं अन्य सूचनाओं को भी भेजा जा सकता है। ठीक है? अगर आप चाहें तो अपनी फ़ोटो वगैरह भेज सकते हैं या किसी की पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ईमेल से आप क्या समझते हैं? आप लिख सकते हैं इन चीज़ों के बारे में कि ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा किसी भी नेटवर्क या इंटरनेट के ज़रिए संदेश भेजने और प्राप्त करने को हम क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का आशय 3 अथवा 3 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा किए जाने वाले परस्पर संवाद है। टेली का अर्थ है किसी दूर स्थान से, जबकि कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ है दूरस्थ संवाद, दूर से बातचीत। इसमें 2 या 2 से अधिक प्रतिभागी होते हैं। ठीक है, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग से आप क्या समझते हैं? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है 3 या 3 से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने वाले परस्पर संवाद से। यानी कि 3 या 3 से अधिक व्यक्ति जब किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, एक-दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, तो उसे हम लोग टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ठीक है, याद रखना इसमें 3 या 3 से अधिक लोग होंगे।
ठीक है, 2 लोगों के बीच में हो रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसे हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग नहीं कहेंगे। लेकिन अगर 3 व्यक्ति हैं या 3 से अधिक व्यक्ति हैं और किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहेंगे। टेली का अर्थ क्या होता है? 2 शब्दों से मिलकर बना है टेली प्लस कॉन्फ्रेंसिंग। टेली का अर्थ होता है किसी दूर स्थान से, जबकि कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ होता है दूर संवाद मतलब दूर से बातचीत, ठीक है? इसमें होता क्या है कि इसमें 2 से अधिक प्रतिभागी होते हैं, इनका किसी एक स्थान पर होना आवश्यक नहीं है, वे विश्व के किसी कोने पर हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे एक ही जगह पे बैठे हों, सारे दिल्ली के हों या सारे कानपुर के हों। हो सकता है कि एक अमेरिका में बैठा हो, एक इंग्लैंड में बैठा हो, एक इंडिया में बैठा हो। ठीक है? विश्व के किसी भी कोने में हो सकते हैं, लेकिन नेटवर्क के ज़रिए वो जुड़े होंगे। ठीक है? आपस में बातचीत करेंगे, नेटवर्क के ज़रिए जुड़े होंगे। चाहे नेटवर्क टेलीफ़ोन लाइन्स का हो या इंटरनेट का हो। पहले टेलीफ़ोन्स लाइन्स से जुड़े होते थे लोग, ठीक है? कि टेलीफ़ोन लाइन से आपस में बात कर रहे हैं। या हो सकता है कि वो इंटरनेट के माध्यम से एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हो, सारे इलेक्ट्रॉनिक ही माध्यम है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार तकनीकी है, जिसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक संस्थानों से एक साथ ऑडियो-वीडियो के माध्यम से कई व्यक्ति जुड़ सकते हैं, इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ठीक है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में सिर्फ बात होती है, बातचीत होती है, हम देख नहीं पाते एक-दूसरे को। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है कि 2 से अधिक लोग होंगे और इसमें क्या है कि ऑडियो-वीडियो दोनों एक साथ होंगी, ठीक है? आप देख भी सकते हैं सामने, ठीक है? सामने देखते हुए बातचीत कर सकते हैं, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं थोड़े बहुत, ठीक है? उन्हें भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।